एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। आज है बेटा हमारा 9th लेक्चर दैट इज ऑफ योर पीसीएस रिवीजन सीरीज और इसमें हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक को डील कर रहे हैं। जितने भी रेलिवेंट पॉइंट्स हैं आपके जो कि इस एग्जाम में आपका दैट इज ऑन 7th दिसंबर पीसीएस, वो प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर जितने भी आपके पॉसिबल करंट अफेयर्स की इंप्लीकेशंस के साथ जुड़ते हुए क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, वो सभी मैं यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करा रही हूँ। और इसके साथ ही इनफैक्ट ये आपकी जो नॉलेज है ये मेंस के अंदर भी काम आने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज अबाउट वाइस प्रेसिडेंट। बेटा वाइस प्रेसिडेंट को आज अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक से लेके जो कि डिटेल में आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अक्सर कवर नहीं कर पाते वो सारे एरियाज को कवर करेंगे। और आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट की अभी इलेक्शंस हुई थी, तो दैट मींस वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे करंट को रिलेट करते हुए क्वेश्चन आए या फिर उसके बेसिक जो थ्योरेटिकल सेटअप है उसके साथ रिलेटेड हमें क्वेश्चन आए, लेकिन क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। मुझे पता है थोड़ा बहुत प्रेसिडेंट आप अच्छे से पढ़ के बैठे ही होंगे अब तक, अगर अच्छे कैंडिडेट हो आपको बेसिक आर्टिकल्स भी लर्न होंगे, लेकिन फिर भी विद इन जो है आपकी माइन्यूट डिटेल्स कई बार हम ध्यान से नहीं पढ़ते और उसका कोई ना कोई स्टेटमेंट बनके हमारे क्वेश्चन में जो है उसका कंपोनेंट आ जाता है, तो वहां पे हम गड़बड़ करते हैं जिससे कि हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आज के लेक्चर के बाद अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो और लेक्चर को सुन रहे हो, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉपी लेके उसको तैयार भी कर रहे हो, तो मैं आपको लिख के दे देती हूँ कि अगर वाइस प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आया तो आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जाने वाला है। राइट, तो जल्दी से शुरू करते हैं बेटा। नाउ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाउ इज द डिप्टी टू हेड ऑफ द स्टेट ऑफ रिपब्लिक, तो इनको हम डिप्टी टू भी कह सकते हैं, ठीक है। और बिकॉज ऑब्वियसली हेड ऑफ द स्टेट हमारे कौन है, प्रेसिडेंट है, और मे बी दैट इज योर नॉमिनल हेड, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो है इन दैट सेंस हमारे डिप्टी हेड हो जाते हैं। एंड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट, क्योंकि हाईएस्ट हमारा प्रेसिडेंट का है, सेकंड हाईएस्ट वाइस प्रेसिडेंट है। एंड ये हमारा आफ्टर प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट इन द लाइन ऑफ सक्सेशन द टू द प्रेसिडेंसी। नाउ वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो इनकी एग्जैक्ट पोस्ट है वो आपको पता है, वाइस प्रेसिडेंट की नहीं है, वो क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन टू ऑफ राज्यसभा। सो ये सेकंड रैंक के अंदर आते हैं और इनकी एक्चुअल पोस्ट का नाम क्या है बेटा, दैट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राइट, नाउ आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमें प्रोवाइड करता है द मैनर ऑफ इलेक्शन। ये हमारा बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इलेक्शंस कैसे होती हैं वाइस प्रेसिडेंट की। एंड वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय इलेक्टोरल कॉलेज। इन द सेम वे वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्टोरल कॉलेज ही इलेक्ट करता है by members of electoral college consisting of members of both houses of parliament and not the members of state legislative assembly by the system of proportional representation using single transferable vote। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखना इस चीज को कि आपका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो वाइस प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट से डिफरेंट होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट में आपके ऑल द इलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होता है एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट्स पार्टिसिपेट नहीं करते और इसमें नॉमिनेटेड और आपके इलेक्टेड में डिफरेंस भी नहीं होता। सो इन दैट सेंस वर्ड्स पे ध्यान देना, समटाइम्स आपको आता है लेकिन आप क्वेश्चन जब करते हो एग्जाम में सॉल्व तो वहां पे आप विद इन वर्ड्स जो है वो अच्छे से नहीं पढ़ते, तो इसको बहुत ध्यान से वहां पे जाकर भी पढ़ना है। और आपको क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये होना चाहिए। और इसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स कभी भी नहीं आते। जैसे प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है वैसे ही यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है एंड वोटिंग इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसमें भी हमेशा सीक्रेट बैलेट होता है। राइट, तो इसमें कभी भी आपकी विप नहीं हो सकता, कभी भी पार्टी जो है वो एग्जैक्टली आपको रेफर नहीं करती कि आपने किसको वोट डालनी है। मे बी आउटसाइड आपकी विद इन पार्टी कुछ भी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन टेक्निकली ये विप के अंडर नहीं आता बिकॉज इसमें जो है हमारा सीक्रेट बैलेट होता है। Vice President is also Chancellor of Punjab University, University of Delhi, Puducherry University, and also visitor of your Makhan Lal Chaturvedi National University of Journalism and Communication। तो ये लाइंस को अच्छे से रटा मार लो आप कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो है ये चांसलर होते हैं। कहाँ पे है, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, पुडुचेरी यूनिवर्सिटी, और इसके साथ एज अ विजिटर है किसके, मक्खनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन के। इससे भी एक स्टेटमेंट लेके आपको क्वेश्चन बन सकता है।
ना पोजीशन जो है होल्डर आल्सो सर्व्स एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एज अ पोजीशन होल्डर भी ये एक्ट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हमें नहीं पता होती। Now, election, oath and term. Now, qualification as in case of president to be qualified to be elected as a vice president. तो क्या क्या हमारी जो है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, एटलीस्ट 35 years of age, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट, नॉट टू बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे, गवर्नमेंट सैलरी पे नहीं होने चाहिए, नॉट नेसेसरी टू बी एमपी बट शुड बी एलिजिबल फॉर राज्यसभा सीट। तो ये नहीं कि वो ऑलरेडी एमपी हो तो, लेकिन इनके पास उतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जितनी की राज्यसभा के मेंबर के लिए होनी चाहिए। Now, unlike in the case of speaker, where a person is member of Lok Sabha, vice president must be qualified for election as a member of Rajya Sabha. Now, this difference is because the vice president is to act as ex officio chairman of Rajya Sabha, and at a time the vice president acts in either of the two capacities, chairman of Rajya Sabha or as a vice president. He cannot act in both offices simultaneously. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा, इसी को लेके ही एमसीक्यूज इनफैक्ट मैं डिराइव कर सकती हूँ कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए बहुत अच्छे से। तो डिफरेंस क्या है आपके लोकसभा स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट के अंदर, कि लोकसभा का स्पीकर जो है वो ऑलरेडी ही इज योर मेंबर ऑफ योर लोकसभा, वो लोकसभा में जीतकर आए होते हैं। लेकिन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ही इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। यानी कि वो पहले राज्यसभा में इलेक्टेड हैं, उसके बाद फिर वो इलेक्ट हुए हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं होता। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसीलिए कह रहा है कि अनलाइक इन द केस ऑफ स्पीकर, स्पीकर की तरह नहीं, जो कि एक होता है ऐसा पर्सन जो कि मेंबर होता है लोकसभा का, वाइस प्रेसिडेंट लेकिन मेंबर नहीं है, पर उसकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए जितनी कि आपके राज्यसभा के इलेक्शंस लड़ने के लिए होती हैं। एंड यही डिफरेंस है कि वाइस प्रेसिडेंट को हम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट बेसिकली दो तरह की पोस्ट पे काम करते हैं। एक है एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा जब हमारी चल रही है तो उस टाइम पे वो चेयर करते हैं उसको और उसके साथ ही जब हमारे दूसरा रोल क्या है, प्रेसिडेंट, जो अभी एट द मोमेंट ऑफिस में नहीं है ड्यू टू वेरिड रीजन, वो देश से बाहर गए हैं, छुट्टी पे हैं, ही इज अनवेल, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट की भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से ये दो रोल जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। नाउ इलेक्शंस, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स, और इलेक्टेड जो है एज वेल एज नॉमिनेटेड, बोथ ये होने चाहिए एज ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ योर पार्लियामेंट, एंड स्टेट्स जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट हमारे नहीं करते हैं बेटा, और बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट, and the election of vice president is slightly different from election of president, as members of state legislature are not part of the electoral college but nominated members of Rajya Sabha are part of it. The nominated nomination जो है वो, अगर आप कैंडिडेट बनना चाहते हो, अगर आप इलेक्शन जो है वो कंपीट करना चाहते हो वाइस प्रेसिडेंट के, तो आपके पास क्या होना चाहिए? फॉर द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब बाय एटलीस्ट 20 इलेक्टर्स। 20 इलेक्टर्स आपके नाम को जो है वो प्रपोज करेंगे और 20 इलेक्टर्स जो है उसको सेकेंड करेंगे। तो 40 बंदे जो है वो आपके ऑलरेडी आपके साथ होने चाहिए इलेक्टोरल कॉलेज की। एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, 15,000 का आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा इन द आरबीआई। और सिक्योरिटी डिपॉजिट का मेनली क्या रीजन होता है? ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है कि कुछ लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इट्स फॉर जस्ट टू सी द सीरियसनेस ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, ताकि इसको जस्ट फॉर अ ट्रायल एंड एरर से कोई बिना मतलब पे ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस ही वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए ना आ जाए, इस वजह से ये मेंटेन किया जाता है। Now, Election Commission of India, which is a constitutional autonomous body, conduct the election. Election is to be held no later than 60 days of the expiry of the term of office of outgoing vice president. ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए, राइट? अदरवाइज हम ये कहते हैं कि कोई भी अगर ऑफिस जो है वो खाली होता है, उसकी जगह भरने के लिए, जैसे कि मान लीजिए पंचायत हैं, पंचायत की टर्म खत्म हो गई है, तो नई पंचायत इलेक्ट करने में मैक्सिमम 6 months का टाइम होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है, इलेक्शन इज टू बी हेल्ड नो लेटर देन 60 days। 60 days मतलब क्या हो गया आपका? 2 months।
ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि अब आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं हमारे, जैसे कि अभी धनखड़ जी, बिकॉज उनकी टर्म पूरी नहीं हुई थी, तो टर्म पूरी नहीं हुई, राइट, तो उसलिए उनका कितना एक्सपायरी डेट रहा, उससे जो है दैट इज टू बी हैड नो लेटर देन 60 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस। तो 60 डेज के बीच में, 2 मंथ्स के बीच में जैसे ही कोई भी आपका आउट गोइंग है, जैसे उन्होंने अभी रिजाइन कर दिया, तो अब ये कंडीशन 6 मंथ्स की नहीं थी, अब ये कंडीशन क्या थी, 2 मंथ्स की थी। विद इन 2 मंथ्स जो है वो नए वाइस प्रेसिडेंट को लेकर ही आना था। एंड दिस इज न्यू पॉइंट फॉर यू, बिकॉज इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी ये बात फिर से डिस्कशन में बहुत कम आती थी, लेकिन इस बार ध्यान रखना कि ये पॉइंट पे आपको क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, कि जब आपका एक जो है प्रेसिडेंट वो अपनी टेन्योर पूरा किए बना ही चले गए हैं, तो अब ये एक्सपायरी ऑफ द टर्म से पहले उनको विद इन 2 मंथ्स जो है वो अब नए इलेक्शन कराने ही थे, जो कि करवा लिए गए, राइट। नाउ the returning officer is appointed for election, usually the secretary general होते हैं of either house of parliament by rotation, and the returning officer जो है फिर ये प्रोसेस को करते हैं, issues a public notice इस बारे में, and of the intended election, ये भी ध्यान रखो कि कौन नोटिस जारी करता है, रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो जारी करते हैं, inviting nomination of the candidates. And any person qualified to be elected and intending to stand for election is required to be nominated by at least 20 members of parliament as proposer, पीछे भी हमने करा, और 20 as a seconder. Now nomination papers are scrutinized by returning officer, फिर उन papers की scrutiny होती है, and names of all eligible candidates are added to the ballot. Now elections is held via proportional representation by using single transferable vote by secret ballot. Voters stack rank the candidate assigning 1 to their first preference, 2 to their second preference and so on. Because यहाँ पे जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट करता है, ये आपको पता होगा आई होप, कि वो हमेशा कैसे वोट करते हैं, वो प्रेफरेंस वोट करते हैं। मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स हैं, इस बार 2 कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो एज एन इलेक्टोरल कॉलेज आपको, जैसे कि मान लो मैं इलेक्टोरल कॉलेज के एक मेंबर हूं, तो मान लीजिए 3 कैंडिडेट्स जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मुझे इनका नाम दे देते हैं ABC, तो मुझे एक स्लिप लेनी होगी, उसमें मुझे लिखना होगा कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। जैसे कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस B है, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस मेरी C है, थर्ड प्रेफरेंस मेरी A है, तो मुझे स्लिप पे लिखना होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस वोट, राइट। तो वो स्टैक में लिखते हैं, एंड नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड बाय अ कैंडिडेट टू secure the election calculated by dividing the total number of valid votes by 2 and adding 1 to the quotient by disregarding any remainder. तो इसको हम वैसे ही कह सकते हैं क्या, that is 50% plus 1 जो है कोटा वोट, जैसे कि हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर काउंट करते हैं। एंड नाउ फिर if no candidate obtains the required number of first preference vote, candidate with the fewest first preference vote is eliminated and his or her second preference vote are then transferred. इसी को ही कहते हैं first preference vote, because सबसे पहले पहली प्रेफरेंस को काउंट किया जाएगा, अगर उसको काउंट करके ये कोटा मिलता है तो सही है, अगर ये कोटा पूरा नहीं होता तो फिर इनकी वोट्स को ये लास्ट वाला जो कैंडिडेट है उसकी वोट्स को फिर हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे कि वैसे आई होप आपको ये सब आता है, बट चलिए कोई बात नहीं, डिस्कस ही कर लेते हैं एक बार, ठीक है, रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की। तो इसमें बेसिकली क्या प्रोसेस है, इसमें हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, राइट। लेट्स से कि हमारे पास है टोटल इलेक्टोरल कॉलेज की 10,000 वोट्स, 10,000 वोट्स हमारे पास हैं, हमारे पास 3 कैंडिडेट्स हैं A, B और C। तो हर एक इलेक्टोरल कॉलेज का जो कैंडिडेट है वो मेंबर है इलेक्टोरल कॉलेज का, उसने अपने लिए एक स्लिप के अंदर ये प्रेफरेंस वोट दी। मान लो ए ने कहा कि ए सबसे पहले है, मेरे लिए बी है, फिर सी है, अलग बंदे ने अलग कहा, तो इस तरह से हमारे पास इलेक्टोरल कॉलेज के 10,000 जो है इस तरह की स्लिप्स आ जाएंगी। तो हर एक स्लिप को खोला जाएगा और हर एक स्लिप को सबसे ऊपर क्या लिखा गया है पहले प्रेफरेंस पे, सिर्फ उसी को देखा जाएगा, बाकी को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे पहली स्टेज में। तो मान लीजिए कि ए में हम एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, 10,000 वोट भी हाइपोथेटिकल ही मैं ले रही हूं। तो मान लीजिए हम इसको कर लेते हैं हमारे लेट्स से कि चलो 4 कैंडिडेट कर लेते हैं, A B C D, 4 3 2 1 का कॉम्बिनेशन करते हैं, लेट्स से कि 4,000 3,000 देन 2,000 एंड देन 1,000, 4 3 7 2 9 1 10,000 हमारी टोटल आ गई है। तो इसमें हमने क्या करा कि मान लीजिए फर्स्ट गो के अंदर सीक्रेट बैलेट में A को जो है वो 4,000 मिले, B को 3, C को 2 एंड D को 1। अब इसमें
हमारे पास 10,000, तो कोटा क्या होना चाहिए 10,000 बाय 2 प्लस 1, दैट मीन्स की 5,000 और प्लस 1। तो जिसके पास 5,000 प्लस 1 वोट आई वो जीतेगा, लेकिन किसी के पास भी 5,000 से इक्वल वोट नहीं आई है। तो इन दैट सेंस अब हम क्या करेंगे, सेकंड प्रेफरेंस वोट देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, जो कैंडिडेट हमारा सबसे पीछे रह गया है उस कैंडिडेट को हम रिमूव कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे डी सबसे पीछे रह गया है जिसके पास सिर्फ 1,000 वोट है। तो अब हम वो वाली स्लिप्स लेंगे जहां पे कि ऑब्वियसली क्या होगा, सबसे ऊपर जिनके लिए डी लिखा होगा, हम उस स्टैक में जाएंगे जिस स्टैक में जो है वो उस स्लिप पे ऊपर ऑब्वियसली सबसे ऊपर डी लिखा होगा, क्योंकि डी हमने रिमूव कर दिया। तो हम नेक्स्ट स्लिप निकाली, उसमें सबसे ऊपर डी था, डी वाला स्टैक है ये। उसके बाद सी है, ए है, बी है, इस तरह से है। चलिए मान लीजिए आप अपने एग्जाम्पल को छोटा कर लेते हैं। डी दिया हुआ था, राइट, और डी के बाद जो है फिर वो ए है, फिर बी है, फिर सी है, इस तरह से। तो डी तो निकल गया, तो सेकंड प्रेफरेंस वोट हमारे पास किसके पास जा रही है, ये वाली ए के पास। तो हमने इसको दे दिया ए को। तो अब हम एग्जाम्पल को छोटा करते हुए लेट्स से कि ये लिखते हैं कि ये सारी जितनी भी हमारी सेकंड प्रेफरेंस वोट्स हैं वो किसके पास चली गई, लेट्स से कि वो चली गई हमारी ए के पास। तो ये 1,000 उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, ये चली गई हमारे ए के पास। तो अब हम देखते हैं कि क्या हुआ। इस केस के अंदर भी अभी 5,000 ही बनी है, 5,000 और उसके साथ एक वोट और होनी चाहिए थी जो कि नहीं आई। तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम सी को रिमूव करेंगे और सी की जो लिस्ट है सेकंड प्रेफरेंस वोट में अब चले जाएंगे। तो मान लो सी के ऑब्वियसली सी का स्टैक देख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले सी ही होगा, तभी सी के पास गया होगा। उसके बाद मान लो फिर से ए है, फिर बी है, किसके पास चला गया, ए के पास। जैसे ही 5,000 प्लस 1 होती है तो हमारा जो ए कैंडिडेट है वो डिक्लेयर हो जाएगा कि वो इलेक्टेड है। सो इसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज नोन एज प्रेफरेंस वोट एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, राइट। नाउ nominated members can also participate in the elections. Now after the election has been held and the votes counted, the returning officer declares the result of the election to be elected to the electoral college और declaration होगी, and after that returning officer reports the results to the government of India. Ministry of Law and Justice जो है इसके साथ डील करेगी, and Election Commission of India also, and government publishes the name of the person elected as vice president in the official gazette. And vice president may resign office, resign किसको देते हैं हमेशा, president को, and president किसको देते हैं, vice president को, ये vice versa होता है। And the resignation becomes effective from the day it is accepted. जब से accept होता है resignation तब से effective होता है, ना कि जब से वो resignation दिया जाए, right? And if the vice president resigns, then vacant post has to be filled as soon as possible, whereas in case of president, election has to be held within 6 months. प्रेसिडेंट के केस में 6 महीना है और वाइस प्रेसिडेंट के केस में जो है वो एज सुन एज पॉसिबल है। और पीछे हमने देखा ही है कि एक्सपायरी से विद इन 2 मंथ जो है वो आपकी इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट की हो जानी चाहिए। इलेक्शन डिस्प्यूट हो जाए तो क्या होगा, ऑल डिस्प्यूट्स अराइजिंग इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर पिटीशन टू सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, विच इंक्वायर इनटू द मैटर एंड देन द पिटीशन इज हर्ड बाय, फिर ऑब्वियसली इसमें आपका जो है वो 5 member bench बैठता है of Supreme Court which decides on the matter and the decision of Supreme Court is final. This line is very very important. Supreme Court का decision इसके अंदर final होता है and Supreme Court inquires into and decides upon all doubts and disputes arising out of in connection with the election of vice president, article 71 clause 1 के basis पे of the constitution, and Supreme Court can remove vice president for committing electoral malpractices or upon being ineligible to Rajya Sabha member under representation of People's Act of 1951. तो इस एक्ट के अंदर अगर इलिजिबिलिटी शो हो रही है या फिर मैल प्रैक्टिसेस इलेक्शन में प्रूव हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन को खत्म भी किया जा सकता है। Then subject to Article 71 Clause 3, Parliament has made applicable rules or procedures to petition the Supreme Court for resolving the dispute that arises only during election process of Vice President, but not the doubts that arises from his unconstitutional actions or deeds or changing citizenship during his tenure, which may violate the requisite election qualification. तो 71 Clause 3 को थोड़ा सा याद रख लो कि ये applicable है सिर्फ किस चीज के लिए, अगर डिस्प्यूट्स हो आपकी इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर, उसी के ही लिए ये एप्लीकेबल होता है। एंड सुप्रीम कोर्ट शैल आल्सो एक्सपेडिशियसली डिसाइड एनी डाउट रेज्ड बाय व्हिच द इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट कुड बी एलिजिबल टू राज्यसभा मेंबर फॉर द अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स कमिटेड बिफोर बिकमिंग वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आगे आ रहा है कि ऐसा हुआ तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी डिसाइड करेगी। And Article 71 Clause 1 is the responsibility of Supreme Court to inquire and decide about so-called unconstitutional act
ये क्लॉज कौन सा है? 1 है। प्रोसीजर वाला क्लॉज कौन सा है? 3 है। तो 1 के अंदर है हमारा कि अगर कोई भी ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट उन्होंने किया है बाय प्रेसिडेंट सच एज टर्निंग डाउन द नोटिस ऑफ राज्यसभा मेंबर टू इम्पीच द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ऐसा कुछ भी हो, या फिर एंड जजेस इंक्वायरी एक्ट 68 के अंदर, या अलाउइंग ए बिल पास्ड अंडर सिंपल मेजॉरिटी इन स्टैंड ऑफ प्रोसीजर एप्लीकेबल टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और फाजली डिक्लेयरिंग ए बिल पास्ड, कोई भी एक्ट ऑफ मिशन कमीशन है तो वो आर्टिकल 71 क्लॉज 1 के अंदर आता है और उसको सुप्रीम कोर्ट देखती है। ओथ और अफर्मेशन वाला आर्टिकल कौन सा है? दैट इज योर आर्टिकल 69 एंड इट प्रोवाइड्स फॉर द ओथ एंड अफर्मेशन। वो कौन सा है कि I do swear in the name of God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to Constitution of India as by law established and that I will discharge the duty upon which I am about to enter। because अभी इलेक्शंस हुए हैं तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ये ओथ को भी याद कर लेना चाहिए। एंड द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सीक्रेसी टू वाइस प्रेसिडेंट। एंड टर्म अगर हम देखें तो the vice president holds office for 5 years। vice president can be re-elected any number of time। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ 2 या 3 बार बन सकते हैं, any number of time है, and this is the case with president also। however the office may be terminated earlier by death, resignation or removal। तो पहले इनका 5 साल से पहले भी ऑफिस जो है वो खाली हो सकता है। and constitution does not provide a mechanism of succession to the office of vice president in the event of extraordinary vacancy apart from re-election। तो अगर ये ऑफिस खाली होता है तो कौन इस पे बैठेगा, इसको लेके कुछ भी नहीं कहा गया है। इसमें सिर्फ एक ही चारा है, वो क्या है? री-इलेक्शन, दोबारा से री-इलेक्शन करनी पड़ेगी, जिस तरह से इस बार हमने करवाई बिकॉज ये वैकेंसी हो गई थी ड्यू टू रेजिग्नेशन। However, deputy chairman of Rajya Sabha can perform vice president duties as a chairman। Obviously इस टाइम राज्य सभा का चेयरमैन कौन होगा? वो डिप्टी चेयरमैन होगा in such a event। However, when the president dies in office, vice president takes over the president and vice president can continue serving as a president for maximum of 6 months क्योंकि within 6 months नया president को लाना होता है। रिमूवल का प्रोसेस ओवरऑल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट वाइस प्रेसिडेंट जो है कैन बी रिमूव्ड बाय ए रेजोल्यूशन। ये राज्यसभा में रेजोल्यूशन, डेफिनेटली वर्डिंग पे ध्यान दो, बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाय एन इफेक्टिव मेजॉरिटी, और वो क्या है? मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, और उसके ऊपर सिंपली एग्रीड अपॉन बाय लोकसभा है विद सिंपल मेजॉरिटी। लोकसभा के लिए सिंपल मेजॉरिटी है। आर्टिकल कौन सा है? 67 क्लॉज बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इसको अच्छे से तैयार करके जाओ, इस पे भी क्वेश्चन हमारा बनता है बेटा। लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी है आपकी, ठीक है। एंड बट नो सच रेजोल्यूशन मे बी मूव्ड अनलेस, लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस क्या है कि 14 डेज का नोटिस देना होता है इन एडवांस। नोटेबली कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट लिस्ट ग्राउंड्स फॉर रिमूवल। रिमूवल किस बेसिस पे होगा ये ग्राउंड एग्जैक्टली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। द रिमूवल ऑफ चेयरमैन इन राज्यसभा कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट एज पर जो है हमारा आर्टिकल 122, क्योंकि इसको चैलेंज नहीं कर सकते अगर एक बार रिमूवल हो जाए तो, ठीक है। एंड बिफोर जगदीप धनखड़ नो वाइस प्रेसिडेंट हैज एवर फेस्ड रिमूवल ऑल्दो द मोशन फॉर रिमूवल ऑफ जगदीप धनखड़ वाज नॉट एक्सेप्टेड इन राज्यसभा। ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनकी रिमूवल का नोटिस आ गया था जबकि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, और इससे पहले कभी भी किसी भी वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल का नोटिस नहीं आया था। एंड सुप्रीम कोर्ट कैन इंक्वायर इनटू द and decide on the dispute related to election of the vice president। ये हम कर चुके हैं। आर्टिकल 71 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन एनी स्पेसिफिक ग्राउंड, पर किस ग्राउंड पे रिमूव होगा ये मिसिंग है। इवन दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ सैलरीज एंड पेंशन, देयर इज नो प्रोविजन फॉर सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बिकॉज उसको सैलरी कैसे मिलती है? ऑन द नेम ऑफ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो कितनी है? 4 लाख है आज की डेट में पर मंथ, रिवाइज फ्रॉम 1,25,000। ये 2018 से जो है ये रिवाइज की गई। एंड इसके साथ ही इन एडिशन जो है वाइस प्रेसिडेंट इज इंटाइटल्ड टू फ्री फर्निश्ड रेजिडेंस, मेडिकल, ट्रेवल, अदर फैसिलिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द ड्यूटीज, तब उनको प्रेसिडेंट के अप्रोक्सीमेशन में सैलरी मिलेगी। द वाइस प्रेसिडेंट इज इंटाइटल्ड टू सैलरी एंड प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने दिनों के लिए भी वो प्रेसिडेंट के लिए काम कर रहे हैं प्रेसिडेंट की तरह, तो उनको प्रेसिडेंट के प्रोपोर्शन में उन दिनों के लिए सैलरी मिलेगी। इनफैक्ट ही इज द ओनली ऑफिशियल हु डज नॉट गेट एनी सैलरी एंड इवॉल्वमेंट ऑफ हिज डेजिग्नेटेड पोस्ट बिकॉज पॉपुलरली हम उनको वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे उनको सैलरी नहीं मिलती है। इसके बाद आता है बेटा बच्चों वाला एरिया। वो क्या है? लिस्ट याद करना। बच्चों वाला एरिया समझ के हम करते ही नहीं है कि छोड़ो ये कौन सा आ सकता है, लेकिन क्रोनोलॉजी भी क्वेश्चन हमेशा आने के चांसेस रहते हैं, तो आपको याद करना जरूरी है ये। नाउ तो इट्स मस्ट,
ठीक है, कि फर्स्ट कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। थोड़ा सा ध्यान दो, 13 मई 1952 से लेके 13 मई 1957, फिर 57 से लेके 62, ओवरऑल 52 टू 62 भी कर सकते हो, राइट। अनअपोज रहे, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और उस टाइम पे प्रेसिडेंट हमारे कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। सेकंड कौन है, जाकिर हुसैन, 62 से लेके 67, 5 साल का टेन्योर पूरा होता है इनका। वीवी गिरी 67 से लेके 69 तक, ये जरूर याद रखना बिकॉज टेन्योर पूरा नहीं हो रहा, ठीक है, सिर्फ 1 ईयर है। और ये जो है बीच में ही बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट से ये प्रेसिडेंट की इलेक्शन जो है वो लड़ने के लिए चले गए थे, तो इन दैट सेंस इनका ऑफिस जो है वो खाली हुआ, ठीक। ओके, और फिर नेक्स्ट हमारे कौन थे, दैट इज गोपाल स्वरूप पाठक। 31 अगस्त 1969, मंथ और ईयर आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ईयर याद करो। 1969 से 74, 5 साल तक। बीडी जत्ती 74 से 79, 5 साल तक। देन मोहम्मद जो है हिदायतुल्लाह, दैट इज 79 से 84 तक, दैट इज 5 साल तक करिए। नाउ ही इज ऑल्सो अनअपोज, जहां पे अनअपोज है या डाइड है, रिजाइंड है, वो सिर्फ आपने याद करना है। नाउ योर दिस रामास्वामी वेंकटरमन, और ये 84 से लेके 87 तक, इनका भी 2 साल का ही है, बिकॉज उसके बाद फिर जो है ये चले जाते हैं हमारे किसके लिए, प्रेसिडेंटशिप के लिए, राइट। और देन फिर आपके आए हैं एस डी शर्मा, इनका है 87 से लेके 1992 तक, ये भी हमारे अनअपोज्ड हैं। के आर नारायणन 92 से 97 तक। देन कृष्ण कांत शर्मा, ये 97 से 2002 तक, इनका भी टेन्योर हमारा कंप्लीट हो रहा है। और देन फिर भैरव सिंह शेखावत, और इनका जो है टाइम पीरियड 2002 से लेके 2007 तक है। एंड देन फिर मोहम्मद हामिद अंसारी, और इनकी आपको 2 टर्म्स मिलेंगी, 7 से लेके 12, 12 से लेके 17 तक, 10 साल का इनका टेन्योर है। और देन फिर वेंकैया नायडू 2017 से लेके 22 तक, 5 साल की टेन्योर है। नाउ जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022, इनका हो सके तो मंथ और जो है वो आप डेट याद कर लो, और 22 से लेके 21 जो है आपकी जुलाई 2025 तक, और इनका टेन्योर थोड़ा देख लो, 2 साल का जो है अप्रोक्सीमेटली रहा है। एंड दैट इनको बाद में हम कवर करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज सीपी राधाकृष्णन। और 12 सितंबर 2025 इनकमेंट है हमारे, राइट। और कितने % वोट मिली इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ सीरी लर्न कर लो, और उसके बीच में कौन से अनअपोज्ड हैं ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो दैट इज गुड फॉर यू। तो बेटा अभी ये लिस्ट के बाद एक चीज थोड़ी सी क्लियर कर लो कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है ऐसा कि किसी वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया है। हाँ, जो रीजन है इस तरह से कि दैट इज फॉर द सेक ऑफ हेल्थ जो है वो पहली बार ऐसा हुआ है, बिकॉज इससे पहले जो हमारे 2 वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया था वो इस वजह से बिकॉज वो उस टाइम पे compete कर रहे थे इलेक्शंस को फॉर प्रेसिडेंट। तो ये एक हमारा डिफरेंस है बेसिकली। सो व्हाइल दिस वाज फर्स्ट टाइम दैट हेल्थ कंसर्न्स लेड टू मिड द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बट इट वाज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज इससे पहले वीवी गिरी 1969 में हमने भी पीछे देखा उन्होंने रिजाइन किया। और क्यों किया था, बिकॉज जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट थे और उनकी डेथ हुई थी, इस वजह से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने ही थे, और उसके साथ ही हमारे वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शंस हो गए। और उस टाइम पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी जो है वो कैंडिडेट थे फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। रामास्वामी वेंकटरमन, आर वेंकटरमन 1987 में इन्होंने भी रिजाइन किया था बिकॉज ये प्रेसिडेंशियल नॉमिनी थे। तो इस वजह से ये भी साथ ही साथ आपकी इलेक्शंस हुई, लेकिन हम ये बार बार कह रहे हैं कि इसे फर्स्ट बाई इलेक्शन है, तो फर्स्ट बाई इलेक्शन को थोड़ा सा क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ऐसे फिर से इलेक्शन हुई वाइस प्रेसिडेंट की, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी हुई थी, लेकिन वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होनी ही थी, उसके साथ वाइस प्रेसिडेंट की हो गई थी। लेकिन अभी यहाँ पे ये सिनेरियो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो रीजन है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इस वजह से उन्होंने रिजाइन किया बिकॉज ऑफ सम हेल्थ रीजंस एंड ऑल, और उनकी काफी टर्म जो है अभी पड़ी थी, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टर्म जो है वो उनकी पड़ी थी एक तरह से। सो दैट इज द रीजन कि ये बात बार बार फोकस में आ रही है कि फर्स्ट टाइम जो है वो हमें बाइपोल कराने पड़ रहे हैं, या आपकी फोकस में आ रहा है एग्जैक्टली कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं। इस टाइम पे नहीं आया बिकॉज प्रेसिडेंट के इलेक्शंस तो होने ही थे, उसके साथ ही वाइस प्रेसिडेंट के हो गए। तो ये चीज आप अपने दिमाग में क्लैरिफाई अच्छे से करके रखना बेटा। दूसरी बात आपकी ये भी क्लैरिफिकेशन करने वाली है
कि जो डिफरेंस है, जो टाइम डिस्टेंस है आपका, कि जब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आपके रिजाइन करते हैं या उनकी सीट खाली होती है किसी भी रीजन से, तो कितनी देर के अंदर जो है वो नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो इसके लिए बेटा अगर हम कहें तो मैक्सिमम टाइम पीरियड वो आपका 60 डेज है, जैसे पीछे मैंने अभी आपको कराया। एंड दिस इज एज पर योर प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 होता है। इलेक्शन कमीशन इसको कंडक्ट कराती है, बट एट द सेम टाइम आर्टिकल 68 क्लॉज 2 भी एग्जिस्ट करता है, जो ये कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन specify that election to fill a vacancy in the office of vice president caused by death हो, रेजिग्नेशन हो, रिमूवल हो, should be held as soon as possible। तो आर्टिकल 68 क्लॉज 2 के हिसाब से as soon as possible होना चाहिए, और इसको स्पेसिफाई फर्दर किया हमारे 1952 के एक्ट में कि मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो आपका 60 डेज या 2 मंथ्स हो सकता है। ये 2-3 चीजों को अच्छे से समझ के आप करिए ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बहुत ही, अगर आप तैयार कर रहे हो तो आज का लेक्चर बहुत इजी है, रिवीजन है, और साथ ही मैंने हाईलाइट किया कि कौन सी चीजें आपने अच्छे से पढ़नी है, अगर मिस की हैं तो उसको आप अच्छे से कवर करो दोबारा, और बस एक रिवीजन के साथ तैयार हो गया। एंड एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी वॉर फुटिंग पे काम करने का टाइम आ गया है, तो बहुत अच्छे से अब दिन रात पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने कमेंट्स दीजिए, अगेन लाइक कीजिए अगर अच्छा लग रहा है, बिकॉज मोटिवेशन टीचर्स को भी चाहिए होती है। थैंक यू सो मच अगेन।